Hello students, today we are going to study about chapter number 16 and which is stereochemistry. जिसे आप त्रिविम रसायन के नाम से जानते हो। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, त्रिविम यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल में हम पढ़ेंगे रसायन, केमिकल्स, केमिस्ट्री के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में, उनके ओरिएंटेशन के बारे में। इसलिए हमने इसको नाम दिया है त्रिविम रसायन। अब पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा समावयवता। पहला टॉपिक आता है समावयवता, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले समावयवता की जो खोज की थी, इसकी खोज किसने की थी? खोज की गई थी इसकी 1820 में लिबिंग और वॉलर। लिबिंग और वॉलर, इन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने देखा था कि सिल्वर फुलमिनेट, AgOCN, ये होता है सिल्वर फुलमिनेट। इसको हम लिखते हैं सिल्वर फुलमिनेट, और सिल्वर साइनेट, AgNCO, सिल्वर साइनेट। तो इन दोनों में देखा तो इनका जो परमाणविक संगठन था वो समान था, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिफरेंट थी। इनका परमाणविक संगठन कैसे समान है? देखो, इसमें भी AkG, NNCCOO। तो इनका जो परमाणु संगठन है या परमाणविक संगठन बोल सकते हैं हम, वो तो कैसा है? समान है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण धर्म है, वो कैसे हैं? भिन्न है। इसी तरह से फिर बर्जीलियस और वॉलर ने देखा। बर्जीलियस और वॉलर भी साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था NH4CNO, अमोनियम साइनेट, और दूसरा आपका यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। अब इन दोनों में देखते हैं हम फॉर्मूले सेम है कि नहीं है। ये यूरिया है हमारा, फॉर्मूला चेक कर लो। देखो, एक नाइट्रोजन, ये रहा, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, इसमें भी 4 है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। यानी कि आणविक सूत्र इसका भी क्या है? सेम है। लेकिन इसमें भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या थे? भिन्न थे। गै-लुसैक ने हमें बताया कि यौगिकों के गुणों में भिन्नता का कारण क्या हो सकता है। इनमें जो गुणधर्म जो भिन्न हो रहे हैं, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण आपका दिया गै-लुसैक ने। गै-लुसैक कहते हैं कि जब आपका आणविक सूत्र जो है या परमाणविक संगठन समान होता है लेकिन गुणधर्म में भिन्नता आ जाए, उसका कारण सबसे बड़ा होता है कि जो तत्व हैं उनके जुड़ने का तरीका अलग है। परस्पर जुड़ने का तरीका, तो इनका जो तरीका है आपस में जुड़ने का वो कैसा है? अलग अलग है, इसीलिए इनके गुणधर्म में भिन्नता है। जैसे अब हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, सूत्र दिया है हमें C2H6O। इससे आप दो तरीके से लिख सकते हो, CH3CH2OH। ठीक है,
दूसरा हम लिख सकते हैं CH3OCH3। अब आपने पढ़ा ही है 11th में कि OH जो है वो कैसा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये ऑक्सीजन बीच में आता है। इस तरह की जो अटैचमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो ये तो हमारे पास हो गया एथाइल अल्कोहल और ये हो गया डायमिथाइल ईथर। ठीक है, तो अब इनका अणुसूत्र जो है वो तो सेम है, लेकिन इनका संरचना सूत्र क्या है, वो अलग अलग है। संरचना यानी कि इसको लिखने का तरीका, इसका जो जुड़ने का तरीका है वो परस्पर अलग अलग है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म या दोनों में से कोई एक आपस में अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, समावयवी या आइसोमर कह देते हैं। तो आइसोमर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोमर या समावयव क्या होते हैं, ऐसे यौगिक होंगे ये ऐसे यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन रासायनिक और आपके रासायनिक अथवा भौतिक या दोनों ही गुणधर्म अलग अलग हों। रासायनिक अथवा भौतिक अथवा दोनों गुणधर्म भिन्न हो, या तो दोनों ही भिन्न हो जाए या दोनों में से कोई एक भिन्न हो जाए। रासायनिक गुणधर्म भिन्न हो या भौतिक गुणधर्म भिन्न हो, उनको हम क्या कहेंगे, समावयव कहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस परिघटना को हम कहते हैं समावयवता। ठीक है, अब समावयवता के प्रकार बताए हैं इसमें कि समावयवता के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये दो में डिवाइड करता है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है हमारा त्रिविम समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता में फिर आगे डिवीजन होता है, विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता। विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता। अब जो आपका विन्यासी समावयवता है इसको आगे फिर डिवाइड कर देते हैं हम। पहला आता है ज्यामितीय समावयवता, दूसरा दो में डिवाइड कर, दूसरा आता है आपका प्रकाशिकीय, प्रकाशित लिख सकते हैं इसको, प्रकाशित समावयवता। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संरचनात्मक। तो इसके कई प्रकार हैं संरचनात्मक में, श्रृंखला या इसको चेन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। श्रृंखला श्रृंखला समावयवता। दूसरा आपका है स्थिति या पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसे हम बोलते हैं, स्थिति समावयवता। तीसरा हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, या आप इसको बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट हमारा आता है मध्यावयवता, टोटोमेरिज्म में बोलते हैं इसको मध्यावयवता। ठीक है, टोटोमेरिज्म बोल सकते हो इसको, और बोलते हैं हम चलावयवता, चलावयवता। ये आपके हो गए आइसोमेरिज्म के
टाइप। अब हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास आता है त्रिविम समावयवता। हम इस चैप्टर में उसी के बारे में और त्रिविम के टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है त्रिविम समावयवता का है। जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि संरचनात्मक समावयवता में विभिन्न परमाणुओं की समावयवों में जो भिन्न भिन्न व्यवस्था होती है, यानी कि जो हमारी अरेंजमेंट है, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला तो सेम था लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग अलग थी, तो उस भिन्न भिन्न व्यवस्था की वजह से ही हमारे पास त्रिविम समावयवता आई थी। त्रिविम समावयवता को जो प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं उसमें विभिन्न परमाणु या समूह की व्यवस्था तो समान रहती है, लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था यानी कि 3D में आपको पेपर पे दिखने में हमें वो सेम दिखेगा, लेकिन 3D में जब हम उसको देखेंगे उन स्ट्रक्चर्स को, तो वो हमें अलग अलग दिखाई देंगी। इन्हीं को ही हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो परिघटना हो रही है, इसको हम बोलते हैं त्रिविम समावयवता। इसको 2 भाग में विभाजित किया था, अभी हमने पढ़ाई है। पहला पढ़ा था विन्यासी समावयवता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि 3D अरेंजमेंट जो होगा इनका, जो 3D अरेंजमेंट होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिविम व्यवस्था जो होती है इनकी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 3D में व्यवस्था कैसे कैसे चेंज हो रही है वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम, सेकंड पार्ट है इसका संरूपीय समावयवता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा जाता है कि मॉलिक्यूल जो शेप अडॉप्ट करता है या मॉलिक्यूल जो शेप ले लेता है, कब, जब हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड उन मॉलिक्यूल्स को या उन एटम्स को रोटेट कराते हैं, तब जो भी शेप हमारा मॉलिक्यूल लेता है उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इमेजिन करो, ये एक बॉन्ड है, ये जो मेरे दोनों थंब हैं ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, और जो मेरी फिस्ट है, जो मेरी मुट्ठी बंद है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मैं इसको घुमाती हूँ तो ईज़िली घूम जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होता है वो इजी होता है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब मैं रोटेशन करा रही हूँ, उसके बाद मेरे मॉलिक्यूल में क्या चेंज आ रहा है, उसी को मैं क्या कह रही हूँ, कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि अणु एकल बंद में रोटेशन के बाद जो आकार लेता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन। ठीक है, तो विन्यासी समावयवी जो है वो एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए इनको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी विन्यासी हमने पढ़ा था। विन्यासी समावयवता 3D अरेंजमेंट है। 3D अरेंजमेंट बहुत तरीके से हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल का, तो अगर उन्हें एक दूसरे में चेंज होना है तो हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। ये जो आपने पढ़ा था विन्यासी समावयवता, ये देखते हैं हम। ये जो विन्यासी समावयवता है, इन्हें
एक दूसरे में चेंज होने के लिए, एक दूसरे में परिवर्तित होने के लिए इनको क्या चाहिए? उच्च ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं इसमें और नए बॉन्ड बनते हैं। इस तरह का जो उच्च ऊर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि पुराने बॉन्ड इनमें टूटेंगे, पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो होती है 100 किलो जूल पर मोल या इससे भी अधिक। इसमें जो हमें ऊर्जा लगती है वो होती है 100 किलो जूल पर मोल, या मैं कह दूं कि इससे भी अधिक हो सकती है। ये एनर्जी जो है ये 100 किलो जूल पर मोल से भी ज़्यादा हो सकती है रोटेशन में, जो हमें चाहिए होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करती हूँ संरूपण समावयव की, इस संरूपण वाले की बात करते हैं, तो ये कमरे के ताप पे एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो है ये एक दूसरे में कब रूपांतरित हो जाते हैं? एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। कब? रूम टेम्परेचर पे ही। इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रूम टेम्परेचर दे दो, जनरली हम कितना मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रूम टेम्परेचर पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इनको एक तो आवश्यकता बहुत कम होती है, और जितना टेम्परेचर इनको चाहिए तो उतना, तो रूम टेम्परेचर का मतलब ही यही है कि जितना अवेलेबल रहता है नॉर्मली हमारे पास, तो उसमें ये ईजिली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जितना भी जो भी संरूपीय समावयव होते हैं या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, इनको हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत फास्ट इंटरचेंज होते हैं और इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हो गया आपका। इसके बाद विन्यासी समावयवता जो है उनको फिर से 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। विन्यासी वाले जो हैं, विन्यासी का मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल, संरूपीय को बोलते हैं कन्फर्मेशनल। तो विन्यासी वाले इसको वापस से 2 श्रेणी में बांटा है। कौन कौन सी 2 श्रेणी में बांटा गया है? पहला है हमारे पास ज्यामितीय समावयवता। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है हमारा प्रकाशिक समावयवता। इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो आज मैं इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। ज्यामितीय समावयवता का मतलब क्या? उसकी ज्योमेट्री में चेंज आना चाहिए। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसमें अगर मुक्त घूर्णन संभव है, ठीक है, कार्बन कार्बन अभी मैंने करके दिखाया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वहाँ पे फ्री रोटेशन हो जाता है, और कमरे के ताप पे ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो मुक्त घूर्णन प्रक्रम होते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं, और मुक्त घूर्णन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ज्योमेट्रिकल इसमें हम पढ़ रहे हैं कि मुक्त, हालांकि ज्योमेट्रिकल में रेस्ट्रिक्शन होता है मुक्त घूर्णन का, लेकिन क्या है, मैं एक बार प्रोसेस बता रही हूँ पूरा आपको, कि रूम टेम्परेचर पे मुक्त घूर्णन होते रहते हैं एकल बंध के अराउंड, है ना। मुक्त घूर्णन कब होता है? जब एकल बंध होगा तब मुक्त घूर्णन होगा। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये कमरे के ताप पे इजीली उपलब्ध हो जाती है और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन द्विबंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम मुक्त घूर्णन नहीं करा सकते। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो आप एक को फिक्स रखो, एक कार्बन को, और दूसरे को रोटेट कराओ, नहीं होगा, ट्विस्ट हो जाएगा और एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, फ्री रोटेशन या मुक्त घूर्णन
नहीं होते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रतिबंधित घूर्णन अगर आपको समझना है तो इसमें एक मॉडल दिया हुआ है, हमारी बुक में दिया हुआ है, हम इसको इजीली पढ़ लेंगे। उसमें 2 गत्ते लिए हुए हैं, 2 कील से उनको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सिंगल रोटेशन के लिए 1 कील से फिक्स किया है। जैसे हम बचपन में खेलते थे, आप 2 गत्तों के बीच में कोई भी कील या कोई भी लकड़ी उसके आर पार उसको कर देते तो एक होगी अगर बीच में कील तो ईजिली दोनों गत्ते घूम जाएंगे, और अगर आप 2 लगाओगे तो वो नहीं घूम पाएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ ये समझा रहा है। इसमें कहता है इसी प्रकार ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूह के त्रिविम में 2 भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं, उनको हम ज्यामिति समावयवता कहलाती है। ठीक है, और ये दोनों विन्यास परस्पर ज्यामितीय समावयव कहलाते हैं। क्या क्या कहना चाह रहा है कि वो कंपाउंड्स ऐसे यौगिक जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन है, प्रतिबंधित घूर्णन होने के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जो त्रिविम में भिन्न भिन्न विन्यास बना रहे हैं, ये इसका विन्यास अलग होगा, इसका विन्यास अलग होगा, रोटेशन इनमें हो नहीं रहा है, तो इस तरह के जो हमारे पास यौगिक होंगे वो क्या बनाएंगे, आपका त्रिविम समावयव बनाएंगे। किस में पाया जा सकता है, किस किस में हम देखने को मिल सकता है, और हमारे सिलेबस में क्या क्या है जो हमें पढ़ना है, वो है अल्कीन्स में। अल्कीन्स में यही तो होती है अल्कीन। दूसरा ऑक्साइम्स में, अभी हम पढ़ लेंगे ऑक्साइम्स के बारे में। ठीक है, तीसरा हो गया हमारे पास एलिसाइक्लिक यौगिकों में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें अब ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाने के लिए 2 शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त है प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित होने चाहिए, यानी कि ऐसे बॉन्ड होने चाहिए जहाँ पे रोटेशन नहीं हो। ठीक है, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध, प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, नहीं होगा घूर्णन, क्या नहीं होगा, घूर्णन नहीं होगा, युक्त बंध, ऐसे बंध जिनमें घूर्णन नहीं होगा, ये पहली कंडीशन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही मिलेगा जहाँ पे ऐसे बॉन्ड होंगे जब घूर्णन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों ओर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होंगे, जो प्रतिस्थापी लगे हुए होंगे इसके दोनों तरफ वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होंगे। प्रतिस्थापी अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पहला, जैसे अल्कीन में बात करता है तो अल्कीन क्या है हमारी, जहाँ पे डबल बॉन्ड मिलता है, 4 वैलेंसी आप कार्बन की पूरी कर देना। ठीक है, अब मैंने लगा दिया यहाँ पे ए बी, और यहाँ भी मैंने लगा दिया ए बी। अब तुम कहोगे कि यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, बी बी, ये तो सेम सेम हो गया, लेकिन इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ए अलग ग्रुप है, बी अलग ग्रुप है। ठीक है, और ये पूरा एक अलग ग्रुप हो गया, और इस कार्बन की बात करूँ तो इसके लिए ए अलग बी अलग, ऐसे हो सकता है चेंज। यहाँ पे ए बी दोनों अलग अलग होने चाहिए, या ए नहीं आ सकता, या बी बी नहीं आ सकता, इस पे ए बी आएगा और इस पे ए बी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, दूसरा, अच्छा इस तरह का अगर आ जाता है तो इसको हम समकक्ष भी बोल देते हैं, या सिस आइसोमर बोल देते हैं। दोनों सिस आइसोमर क्यों बोला, जैसे ए ग्रुप यानी कि सेम ग्रुप एक ही साइड में है तो हम इसको सिस आइसोमर बोल देते हैं। दूसरी मैं बात करूँ तो सी डबल बॉन्ड सी, अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया ए बी बी, ग्रुप तो अभी भी वही है लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो गई, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो हम इसको बोलेंगे विपक्ष या ट्रांस। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल लेकर के ही समझ लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H H, ये भी एक अल्कीन है। इसमें
इस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, दोनों ग्रुप अलग है। इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप है, लेकिन ये दोनों एक जैसे ग्रुप एक साइड है, तो इसको हम कहेंगे समपक्ष। इसी का ही दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3H और H। अब देखते हैं हम, इस कार्बन पे तो दोनों ग्रुप अलग है, इस पे भी दोनों ग्रुप अलग है, लेकिन ये जो एक जैसे ग्रुप हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनको हम क्या कह देंगे, विपक्ष। ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, आप चाहो तो और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl। इस कार्बन के लिए तो दोनों ग्रुप अलग है, इस कार्बन पे ये अलग है, लेकिन सेम ग्रुप एक साइड है, तो ये आ जाएगा समपक्ष। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा विपक्ष। इसी का ही एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आ भी जाता है, COOH CH डबल बॉन्ड C COOH H। ये समपक्ष है और इसका नाम है मैलेइक एसिड। दूसरा है COH CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये विपक्ष है और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड फॉर्मूला सेम है, बस सिस है, फ्यूमेरिक में ये ट्रांस में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं सिस और ट्रांस के। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। इससे आगे अब हम चलते हैं। इसमें अब वो मैंने आपको बता दिया कि प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न होने चाहिए। अगर एक जैसे प्रतिस्थापी आते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। जैसे ये इस कार्बन पे तो x और y दो अलग अलग प्रतिस्थापी हैं, लेकिन इस कार्बन पे x सेम प्रतिस्थापी है, तो ये ज्यामितीय समावयव देगा कि नहीं देगा? देगा? नहीं देगा। मैंने कहा था अभी दोनों ही कार्बन पे जो हमारे ग्रुप हैं प्रतिस्थापी हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड आता है इसी में ही, और किस में देखना है हमें, ऑक्सिमम, ऑक्साइम्स बोल सकते हैं हम इनको, ऑक्साइम्स। ठीक है, इसको हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सिमो में।